सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर रोटेशनल मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। आई.ई. इरोडोव की प्रॉब्लम नंबर 1.257, वर्किंग ऑफ स्पूल की अगर हम बात करें तो उसकी वर्किंग को लेकर के ये क्वेश्चन है एंड बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो एक लेंदी अप्रोच पे जाएंगे, और थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही कम स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो डायग्राम है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एक स्पूल दे रखा है। उस स्पूल का आउटर रेडियस कैपिटल आर है और उस स्पूल का इनर रेडियस स्मॉल आर है, और एक फोर्स एफ लगाया गया है इस स्पूल पर अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपको स्क्रीन पर रीड भी कर जाएगा। मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये पोर्शन एक स्पूल है, लटाई, इनर रेडियस स्मॉल आर है, आउटर रेडियस कैपिटल आर है, और ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ये एक थ्रेड है। इस थ्रेड की वजह से इस थ्रेड के साथ आप यहाँ पर एक फोर्स एफ लगा करके और इस स्पूल को पुल कर रहे हो। फोर्स एफ लगा करके इस स्पूल को हम लोग पुल कर रहे हैं। ये जो फोर्स लगाया गया है ये थीटा एंगल पर लगाया गया है, और आप एज पर डायग्राम क्लियरली देख सकते हो कि जो फोर्स है वो इस पॉइंट पर काम कर रहा है। ये जो पॉइंट है यहाँ पर फोर्स लगाया गया है। बी केयरफुल, इस क्वेश्चन को अगर आप बुक से भी देख सकते हो, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, और ये फोर्स हमने इस पॉइंट पर लगा रखा है। इनर रेडियस स्मॉल आर है, आउटर रेडियस कैपिटल आर है, और ये फोर्स एफ यहाँ पर थीटा एंगल पर लगाया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर इस स्पूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, स्पूल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, फोर्स एफ दे रखा है, उसका डायरेक्शन एंगल थीटा दे रखा है, इनसाइड रेडियस और आउटसाइड रेडियस की वैल्यू दे रखी है, राइट। और अब आपसे पूछा ये जा रहा है इस क्वेश्चन में कि जो इस स्पूल का एक्सेलरेशन होगा, मतलब ये स्पूल कितनी एक्सेलरेशन से इस एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा। व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द स्पूल अलोंग द एक्स डायरेक्शन, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्पूल अलोंग एक्स डायरेक्शन। और मैं ये भी बता दूं, इस क्वेश्चन में अगर आप रीड कर पाओ तो यहाँ पर सरफेस रफ दी गई है, दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पर काम कर रहा होगा। सो अब हम इसके सोल्यूशन पार्ट पे आ रहे हैं। सोल्यूशन पार्ट पे आने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक बार फिर हम उस कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं जिस कंसेप्ट में हमें अल्फा जब निकालना होता है तो वी यूज दैट टॉर्क अबाउट सम एक्सिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट द सेम एक्सिस इनटू अल्फा। हालांकि ये वेक्टर फॉर्म में होता है, मैंने विदाउट वेक्टर लिखा हुआ है इसको, दैट एक्सिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यानी जिसके अबाउट आप टॉर्क निकालने वाले हो, और एक्सिस ऑन द राइट हैंड साइड जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाले हो। आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड एक कॉमन एक्सिस चूज करना होता है। और एक स्पेशल केस में, मतलब बुक्स में अगर आप जाओगे तो बुक्स में ये जो एक्सिस होती है वो नॉर्मली एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास चूज करते हैं। दे नॉर्मली प्रेफर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, बट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दैट इज प्योर रोलिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग दैट इज प्योर रोलिंग, उसके केस में एक स्पेशल तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर आप रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात कर रहे हो तो एक स्पेशल तरीका है जहां से आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और वो तरीका क्या होगा कि आप जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस आप इस स्पूल के बॉटम मोस्ट पॉइंट लेट से ओ, इसके थ्रू चूज करो आप। अगर हम अपना एक्सिस इस बॉटम पॉइंट ओ के थ्रू चूज करेंगे तो उसका एडवांटेज मुझे ये मिलेगा कि यहाँ पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव टू द पॉइंट ओ कोई टॉर्क जनरेट नहीं कर रहा होगा। सो फ्रिक्शन जो कि हमारे लिए इस क्वेश्चन में अभी एक अननोन फोर्स है। पहले तो मुझे ये नहीं मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड साइड पे लगेगा या बैकवर्ड साइड पे लगेगा, प्लस मुझे ये भी नहीं मालूम है कि फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है। तो एक अननोन फोर्स को डील करने का जो तरीका है मेरे पास, इस अननोन फोर्स को हम कैसे डील कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा करें कि उस अननोन फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट ही ना हो। सो ये मैंने एक क्लेवर तरीका बताया आपको कि आप अगर इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क अपने लगाओ, बट ये मेथड तभी काम कर सकता है जब ये ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो और
प्योर रोलिंग की कंडीशन हो। एंड व्हाट इज़ प्योर रोलिंग? सो प्योर रोलिंग का मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लीनियरली एक्सेलरेट करे से ए से, इसका सेंटर जो है वो ए सी एक्सेलरेशन से जाए, प्लस ये पूरा ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के अबाउट किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से स्पिन कर रहा हो, और इस ए सी विच इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सेंटर पॉइंट एंड दिस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर के अबाउट स्पिन कर रहा होगा, तो स्पिनिंग एक्सेलरेशन दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और इसका सेंटर लीनियरली आगे बढ़ रहा होगा, तो वो लीनियर एक्सेलरेशन ए सी, इनके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, एंड दैट रिलेशन इज ए सी इक्वल्स टू आर ऑफ अल्फा. So that is the criteria of pure rolling, which is also called as rolling without slipping. Now अब मैं टॉर्क एक्सिस, आई एक्सिस और अल्फा की जो इक्वेशन है वो पॉइंट ओ से पास होने वाले एक्सिस पे लगाऊंगा. और कौन सी एक्सिस होगी? तो एक्सिस थ्रू पॉइंट ओ बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस फिगर. मतलब इस टाइप की एक्सिस लोगे आप जो इस फिगर की प्लेन के एग्जैक्टली 90 डिग्री पर होगी. दैट मीन्स इनटू द पेज होगी वो. अब अगर आप उसके अबाउट टॉर्क लेते हो तो अब आपका सिर्फ एक टास्क बचा है, और वो टास्क क्या है जरा इस फिगर के थ्रू समझिएगा. व्हाट इज द टास्क? ये जो फोर्स लगाया गया है बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है. ये जो फोर्स आप लगा रहे हो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर है. मतलब इस पॉइंट से आपका फोर्स पास हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स की लाइन को पीछे एक्सटेंड करेंगे. लाइन ऑफ फोर्स को पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, और लाइन ऑफ फोर्स को पीछे एक्सटेंड करने के बाद पॉइंट ओ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. राइट, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड कर दिया जाए, इसको मोर पीछे की तरफ ला रहे हैं, और डायग्राम थोड़ा सा आपको व्यू करके दिखाते हैं. सो दिस इज आवर लाइन ऑफ दैट फोर्स एफ, और लाइन ऑफ एफ का पॉइंट ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एंड लेट्स से दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डी, स्मॉल डी. ये डिस्टेंस हमने स्मॉल डी मान ली. तो अगर हम किसी भी तरीके से इस डिस्टेंस स्मॉल डी को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा. और ये स्मॉल डी कैसे सॉल्व होगा, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री यानी मैथमेटिक्स का पार्ट है. मैथमेटिकली इस डिस्टेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, और कैसे सॉल्व करेंगे फोकस करिएगा इसके ऊपर. हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब सेंटर से उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ज्वाइन करेंगे विच इज द रेडियस पोर्शन. नाउ दिस इज रेडियस. Notice that force is along tangent. Now focus on this triangle, जिसको मैं भी पेंसिल से शेड करने जा रहा हूँ. इस ट्राइंगल पे फोकस करो आप, और ये ट्राइंगल इस पॉइंट तक आ रहा है. ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट तक. मैं उसको थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, यानी इस पॉइंट तक. ये वो पॉइंट है जहाँ तक आपका ट्राइंगल जाएगा. और अगर आप ध्यान से देखो तो इस ट्राइंगल में ये एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है. यहाँ पर ये एंगल 90 है, और अगर इधर पे थीटा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल थीटा बन रहा है, तो आप चाहो तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे हॉरिजेंटल, और ये थीटा एंगल होगा तो पैरेलल लाइन से ये थीटा बन जाएगा, है ना. बाकी थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स अपने लेवल पर लगाओ, और आप अपने लेवल पर मैथमेटिक्स लगा करके ये प्रूफ कर सकते हो कि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये एंगल आप प्रूफ कर सकते हो कि इसकी वैल्यू जो आएगी थीटा होगी. This value will be theta. Right. Now ये लेंथ हमारी स्मॉल आर है. मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ. सपोज करो ये पॉइंट P है, और ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये Q है. सो मेरा ट्राइंगल अंडर कंसिडरेशन है CPQ. CPQ मेरा ट्राइंगल कंसिडरेशन में है, जिसमें ये एंगल थीटा है, दैट इज एंगल PCQ. Angle PCQ is theta and the angle at point P is 90 degree. Now इसके बाद अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फॉलो करते हो तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि CQ की जो वैल्यू है दैट इज स्मॉल r डिवाइडेड बाय cos थीटा, यानी कि स्मॉल r एंड सेक ऑफ एंगल थीटा. जब आप CQ निकाल लोगे तो आपको OQ डिस्टेंस मिल जाएगा. OQ ये डिस्टेंस पॉइंट Q से पॉइंट O तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिकॉज सेंटर से पॉइंट O तक कैपिटल R रेडियस है. उसमें से अगर आप सेंटर से Q तक का डिस्टेंस माइनस कर दो, CQ माइनस कर दो, तो आपको OQ डिस्टेंस मिल जाएगा. एंड OQ डिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r टाइम्स
सेक थीटा। और जब मुझे ओ क्यू डिस्टेंस मिल गया तो मैं यहाँ पर भी एक नाम दे रहा हूँ, सपोज इसको पॉइंट एन नाम दे देते हैं। फाइनली अब इस पे आओ, फाइनली इस ट्राइंगल के ऊपर, ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ क्यू एन, इस ट्राइंगल ओ क्यू एन में आपको एक चीज़ प्रूफ करनी होगी, दैट एंगल क्यू ओ एन, ये सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैथमेटिकल हैं, आप इजीली इसको कर सकते हो। एंगल क्यू ओ एन विल बी थीटा एंगल, और जब क्यू ओ एन थीटा होगा तो जो रिक्वायर्ड लेंथ ओ एन है, वो चीज़ होगी, द रिक्वायर्ड लेंथ ओ एन विल बी ओ क्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। एंड ओ क्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा में जब आप ओ क्यू की वैल्यू पुट करोगे जो कि ऊपर निकाली हुई है, तो ओ एन की वैल्यू कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस स्मॉल आर। सो यहाँ तक का पोर्शन आपको मैथमेटिकली करना है। और अभी हमें लग रहा होगा कि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस जा रहा है, बट थोड़ा सा आप वेट करें इसका। अब इसको करने के बाद जब आप टॉर्क वाली इक्वेशन पे आते हो, मतलब इतना वर्किंग करने के बाद जब आप टॉर्क की इक्वेशन पे आओगे यहाँ पर, राइट, सो हम टॉर्क वाली इक्वेशन पे जा रहे हैं। अब टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा वाली साइड पे आते हैं। टॉर्क विल बी, अच्छा रिमेंबर ये टॉर्क आप पॉइंट ओ के अबाउट निकाल रहे हो, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम उसी एक्सेस ओ के अबाउट लेंगे। पॉइंट ओ से लाइन ऑफ फोर्स जो है, ये हमारा लाइन ऑफ फोर्स है, और इस लाइन ऑफ फोर्स का पॉइंट ओ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर। सो एफ इंटू ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है विच इज आर कॉस थीटा माइनस स्मॉल आर, ये टॉर्क हो गया। और डिवाइड करेंगे इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ताकि मुझे अल्फ़ा मिल जाए ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट लेना होगा? सो इस क्वेश्चन में जो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, दैट इज अबाउट द ओन एक्सिस आई इक्वल्स टू ए एम आर स्क्वायर। दैट मीन वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका इस वाली एक्सिस पे है जो सेंटर से पास होगी। और क्योंकि हम लोगों ने टॉर्क ओ वाली एक्सिस पर लिखा हुआ है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्सिस के थ्रू चाहिए। तो सेंटर वाली एक्सिस अगर ए एम आर स्क्वायर है, तो ओ वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम ए इंटू एम आर स्क्वायर एंड प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो प्लस एम आर स्क्वायर और आएगा। एंड देयरफॉर अभी आपके पास अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। सो आप देखो कि अगर इस मैथमेटिकल वर्किंग को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दें, छोड़ना नहीं है बिकॉज वो आपका पार्ट है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई आप फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, फिजिक्स वाला पोर्शन जस्ट इतना है, जस्ट अ सिंगल लाइन, और अब आपके सामने आंसर आ चुका है, अल्फ़ा मिल गया आपको। और अगर अल्फ़ा मिल गया, अगर आप नोटिस करें तो जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, सेंस ऑफ टॉर्क, अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो और अगर आप टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट निकालोगे, तो दिस टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ विल बी अ क्लॉकवाइज टॉर्क, एंड दैट मीन्स द अल्फ़ा जो कि आप यहाँ पर ला रहे हो, ये अल्फ़ा की जो वैल्यू ला रहे हो, दिस अल्फ़ा इज़ क्लॉकवाइज, दिस इज अ क्लॉकवाइज वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, यानी कि ये स्पूल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा विद अल्फ़ा एक्सेलरेशन। और जब अल्फ़ा आ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन ए सी भी मिल जाएगा हमें, ए सी इक्वल्स टू आर अल्फ़ा के थ्रू। तो इसके अंदर मैं आर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर इसके अंदर मैं आर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे उसका लीनियर एक्सेलरेशन ए सी भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर अगर आर मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन के थ्रू, ए सी इक्वल्स टू आर अल्फ़ा, तो जो मेरा आंसर है वो कुछ ऐसा आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ए सी की वैल्यू वो कुछ इस तरीके से होगी, कैपिटल एफ कॉस ऑफ थीटा माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, एंड डिनोमिनेटर you will have m1 plus a. This is acceleration in the forward direction. Now wait. ठीक है, सो ये क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया बिकॉज जो एरोडो का सोल्यूशन है वो आ चुका है। एरोडो के क्वेश्चन में जो आंसर चाहिए था आपको वो आ चुका है, बट इस पर थोड़ा सा डिस्कशन पार्ट पे आ रहे हैं। क्या होगा अगर कॉस थीटा की वैल्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हुई? नोटिस करते हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। आप साफ देख सकते हो कि ए सी की वैल्यू 0 आएगी और अल्फ़ा की वैल्यू 0 आएगी।
AC 0, अल्फा 0, विच मीन्स कि अगर आप cos थीटा इक्वल्स टू स्मॉल r बाई कैपिटल R के एंगल पर फोर्स लगाओगे तो ये स्पूल स्टेशनरी मोड में रहेगा, ना तो ये स्पिन कर पाएगा ना ये ट्रांसलेट कर पाएगा, ना ये स्पिन करेगा ना ये ट्रांसलेट करेगा। दैट मीन्स ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। और जब ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा तो अब मेरा लॉजिकल पार्ट सुनिए आप, क्योंकि इस F का एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट राइट साइड पर होगा, ऐसे में इस स्पूल को रेस्ट पे रखने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होनी चाहिए ऑब्वियसली टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, बिकॉज हमारा कैपिटल F का अगर कंपोनेंट राइट साइड पे जा रहा है, इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक राइट साइड कंपोनेंट आएगा। नाउ इन ऑर्डर टू कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट ऑब्वियसली द फ्रिक्शन शुड बी लेफ्ट साइड, सो देयरफॉर फ्रिक्शन इन दिस केस, अब मैं इस डिस्कशन मोड पे आ रहा हूँ, फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट। एंड आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो फ्रिक्शन की मैं वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ पर, बट वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है मेरा। नाउ अगर आप कमेंट बॉक्स में कहोगे तो उसका आप मैं वैल्यू भी निकालना दिखा दूंगा। अगर मेरा cos थीटा की वैल्यू मोर देन स्मॉल r बाई कैपिटल R हुई तो cos थीटा मोर देन स्मॉल r बाई कैपिटल R का मतलब हमारा AC पॉजिटिव आएगा। AC के पॉजिटिव आने का मतलब जो डायरेक्शन हमने यहाँ पर दिखाई है वो सही डायरेक्शन है, इसका मतलब कि AC राइट साइड पे होगा, यानी ये स्पूल आगे की तरफ बढ़ेगा, ये स्पूल फॉरवर्ड मोशन करेगा, और जब ये फॉरवर्ड मोशन करेगा तो ये स्पिन क्लॉकवाइज करेगा, फॉरवर्ड मोशन करेगा और ये स्पिन क्लॉकवाइज करेगा, ये ध्यान रखना है। एंड जब तीसरा केस जब cos थीटा की वैल्यू लेस देन स्मॉल r बाई कैपिटल R होगी तो इस एक्सप्रेशन से हमारा AC नेगेटिव आएगा, और AC के नेगेटिव आने का सिग्निफिकेंस हमारे लिए ये होगा कि जो डायरेक्शन आप दिखा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ये डायरेक्शन गलत हो जाएगी और AC एक्चुअल में लेफ़्ट साइड आएगा। ना अगर आप ध्यान दो, अगर ये बॉडी लेफ़्ट साइड जाएगी तो आप इसको रोल करके देख लो कि अगर कोई बॉडी को लेफ़्ट साइड लेके जाते हो तो ये स्पिन कैसे करेगा, इसके स्पिन करने का डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा और ये इस तरीके से स्पिन करेगा। सो इस क्वेश्चन को इस यूनिक मेथड से सॉल्व करने के पीछे मेरा रीज़न यही था कि बाय अ सिंगल एक्सप्रेशन, बाय अ सिंगल सोल्यूशन आप इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से डायग्नोज करो, इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या और क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, इसमें मल्टी करेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैट्रिक्स मैच बन सकता है जेई ओरिएंटेड, या और भी क्वेश्चंस। लास्ट पार्ट में एक और चीज़ बता दूं, AC अगर लेफ़्ट साइड आ रहा, नोटिस करिएगा AC की डायरेक्शन लेफ़्ट आ रही है, जबकि आप ये फोर्स इस पर राइट साइड लगा रहे हो, मतलब फोर्स इधर लगा रहे हो तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि इधर फोर्स का कंपोनेंट आ रहा है बट सिस्टम की एक्सेलरेशन बैकवर्ड हो रही है? क्या ये न्यूटन लॉ का वायलेशन टाइप नहीं दिख रहा मुझे? बट न्यूटन लॉ वायलेट होता नहीं कभी, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखो कैसे, ये फोर्स तो राइट साइड कंपोनेंट दे रहा है बट हो सकता है, इनफैक्ट हो क्या सकता है, ऐसा ही होगा कि फ्रिक्शन फोर्स लेफ़्ट साइड लगेगा और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू F के हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि F cos थीटा से ज़्यादा होगी, तो इधर वाला हमारा फोर्स कंपोनेंट कम अमाउंट का होगा और इधर की फ्रिक्शन वैल्यू ज़्यादा अमाउंट की होगी, और तभी ये पॉसिबल है कि सेंटर की जो एक्सेलरेशन है वो लेफ़्ट साइड लग रही हो। इसका मतलब कि फ्रिक्शन इस केस में डेफिनेटली लेफ़्ट साइड होना चाहिए, और इनफैक्ट उस फ्रिक्शन की जो वैल्यू होनी चाहिए शुड बी मोर देन F cos थीटा। फर्स्ट केस में मैंने कहा था कि जो फ्रिक्शन है इट शुड बी F cos थीटा बिकॉज देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। नाउ अगर हम मिडिल केस की बात करें तो ये आप वैसे भी इंट्यूशंस कह सकते हो कि अगर एक केस में फ्रिक्शन F cos थीटा है और एक केस में फ्रिक्शन हमारा मोर देन F cos थीटा है, तो अगर हम इंट्यूशंस लगाएं अपनी इंट्यूशंस तो भी हम निकाल सकते हैं और लॉजिक लगाएं तो भी निकाल सकते हैं। लॉजिक कैसे लगाओगे, आप इस अल्फ़ा की डायरेक्शन देखो, क्लॉकवाइज अल्फ़ा आ रहा है, राइट, क्लॉकवाइज अल्फ़ा। रोटेशनल मैकेनिक्स का एक रूल और भी है कि आप एंगुलर एक्सेलरेशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट निकालो, आप एंगुलर एक्सेलरेशन किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट निकालते हो, बट कंडीशन है कि वो रेफरेंस पॉइंट बॉडी के अंदर होना चाहिए। मेरा क्या मतलब है इसको मैं यहाँ समझाता हूँ कि अगर मैंने टॉर्क निकालने के लिए
मतलब टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा को अप्लाई करने के लिए अगर ओ को रेफरेंस पॉइंट माना है और तब मेरा अल्फ़ा क्लॉकवाइज आ रहा है, तो अगर मैं ओ की बजाय सेंटर को रेफरेंस मान लूँ तो भी मेरा अल्फ़ा क्लॉकवाइज होगा। बिकॉज एक बॉडी को अगर आप रोल कर दो तो ये हमारे आपके रेफरेंस पॉइंट मानने पे डिपेंड नहीं करता है, इसकी रोल करने के बाद इसकी स्पिन करने की एक डेफिनेट डायरेक्शन है। तो वो हमारे और आपके ऊपर इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि हम टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, बिकॉज बॉडी रोल कर रही है तो एक डेफिनेट डायरेक्शन है अल्फ़ा का। सो अल्फ़ा हमेशा क्लॉकवाइज रहेगा, चाहे आप टॉर्क का कैलकुलेशन पॉइंट ओ के अबाउट करो, चाहे आप टॉर्क का कैलकुलेशन सेंटर के अबाउट करो। तो एक बार ज़रा लॉजिक सोचो कि अगर मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालता, नोटिस करिएगा सेंटर पॉइंट यहाँ पर है और हमारा फोर्स एफ ये है, तो इस फोर्स का टॉर्क सेंटर के अबाउट तो ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है? ऐसा तभी हो सकता है कि जब एक ऐसा फोर्स हो फ्रिक्शन जो सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट करेगा। और फ्रिक्शन का टॉर्क सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज तभी मिलेगा जब फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे होगी, यानी कि इस केस में फ्रिक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड होगा और ये फ्रिक्शन की टॉर्क सेंटर के अबाउट, कैपिटल एफ का टॉर्क सेंटर के अबाउट से ज़्यादा होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन जो लेफ़्ट साइड लगेगा उसकी टॉर्क इस सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और कैपिटल एफ की टॉर्क सेंटर के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट फ्रिक्शन की टॉर्क ज़्यादा हो जाएगी और उस वजह से जो अल्फ़ा है वो क्लॉकवाइज बन रहा होगा। और क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन फॉरवर्ड है तो इसका मतलब हमारा फॉरवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा। फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास कौन सा है? एफ़ का कंपोनेंट यानी कि एफ कॉस थीटा, तो वो ज़्यादा होना चाहिए बैकवर्ड कंपोनेंट से, बिकॉज ए अगर फॉरवर्ड चाहते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की फोर्स लेफ्ट साइड के फोर्स से ज़्यादा रहनी चाहिए। सो इट शुड बी मोर देन एफ आर। सो ये सब इरिडो के क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। मैं फिर बोल दूँ, इरिडो के क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया वो सिर्फ ये आंसर था, तो वो आंसर तो आप देखो तो काफ़ी पहले आ चुका था, बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैंने इस वीडियो के थ्रू कवर किया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप थॉरली किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है कि टी टाइम के बाद, इन अ टाइम ऑफ टी, आफ्टर टी सेकेंड्स, ये जो कैपिटल एफ का फोर्स लगा है उसने कितना वर्क किया होगा, हाउ मच वर्क। ठीक है, टी सेकेंड्स के बाद इस एफ ने कितना वर्क किया होगा। वर्क सुनते ही हम में से कई लोगों के माइंड में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट याद आ जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पर आपको अलर्ट कर दूँ, रोलिंग मोशंस के अंदर वर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट लेवल पर कभी कभी थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, बिकॉज उतनी आपको बेटर आइडिया नहीं है इस कंसेप्ट के अगर तो। सो माई सजेशन फॉर वर्क इन अ रोटेशनल मैकेनिक्स प्रॉब्लम एंड स्पेसिफिकली रोलिंग में अगर आपको वर्क निकालना है बाय दिस कैपिटल एफ, नोटिस करिएगा, तो आई प्रेफर एंड आई रिकमेंड टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, according to which this work should be equals to change of kinetic energy। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के अंदर इसमें दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होंगी, 1/2 mv² विच इज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर पॉइंट इनटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी नो दैट v and omega are related, v equals to r omega, v equals to r omega। So if you replace omega as v upon r, then you get 1/2 m plus ic divided by r square यहाँ पर, एंड यहाँ पर v स्क्वायर आएगा। एंड v स्क्वायर हम काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज u स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ये स्पूल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, सो u स्क्वायर 0 होगा, सॉरी v इक्वल्स टू u प्लस 80, माई मिस्टेक, v इक्वल्स टू u प्लस 80, v इक्वल्स टू u प्लस 80, u इज 0 प्लस ac इंटू टी। और ac आप यहाँ पर सॉल्व कर चुके हो, यहाँ पर आप ac की वैल्यू निकाल चुके हो, तो ये ac की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, v की वैल्यू मिल जाएगी
एंड देन v की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब v की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग वर्क बाय दैट फोर्स F है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। एंड आप उस बुक के अंदर इसका आंसर सर्च कर सकते हो इस पूरे मेथड के थ्रू, एंड ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है स्पूल की वर्किंग समझने के लिए, एंड स्पेशली अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स में डिफ़िकल्ट कंसेप्ट समझना चाह रहे हो तो इस क्वेश्चन को बार बार लगाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, एक बार समझने के बाद अपने आप से भी इसको ट्राई करिएगा। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।